गुड डे एवरीवन। श्रुति टेक चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ग्रीन स्किल्स। इस टॉपिक में हम बेसिकली आज ये कोशिश करेंगे कि हम टॉपिक तो समझ जाते हैं, बट हम लिखते समय हमें उस टॉपिक के बारे में क्या लिखना चाहिए वह हमें नहीं पता होता। तो आज शॉर्ट नोट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रीन स्किल्स के, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि जब एग्ज़ाम टाइम हो तो एग्ज़ाम टाइम पे शॉर्ट नोट्स या उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लिखें कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन स्किल्स। जब भी हम ग्रीन स्किल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है एनवायरनमेंट, कि आखिर एनवायरनमेंट है क्या, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो अगर ये इसकी डेफिनेशन मुझे लिखनी पड़े कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, तो मैं लिखूंगा एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग्स, मतलब मेरे आसपास की जो भी चीज़ है उसे मैं एनवायरनमेंट कह सकता हूँ। तो डिफाइन कैसे करूँगा? एनवायरनमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और सिस्टम इंक्लूड्स ऑल दोज अदर्स बोथ लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग अबायोटिक विथ विच इट इज़ सराउंडिंग। मतलब किसी भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट या सिस्टम के आसपास वो सारी चीज़ें जो लिविंग थिंग हो, बायोटिक हैं, या नॉन लिविंग थिंग है, अबायोटिक है, जो उसके आसपास रहती हैं, उसे मैं एनवायरनमेंट कहता हूँ। तो ये डेफिनेशन आप एनवायरनमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट होता कितना प्रकार का है? तो पहला होता है नेचुरल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑकर्स नेचुरली। जो भी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं या अवेलेबल हैं, उन्हें मैं उस एनवायरनमेंट को मैं कहूँगा नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ऑब्वियसली दूसरा होगा मैन मेड या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। इट इज़ द एनवायरनमेंट मेड बाय द ह्यूमंस, दैट इज इट डज नॉट ऑकर नेचुरली। वो सारी चीज़ें जो ह्यूमंस ने बनाई हैं, आर्टिफिशियली बनी हैं और आपके सराउंडिंग्स में है, उस एनवायरनमेंट को मैं कहूँगा मैन मेड या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, चलिए देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट अपीयर्ड इन द ब्रुटलैंड report which was published in 1987 by the World Commission on Environmental and Development WCED। मतलब ये जो सस्टेनेबल वर्ड है ये पहली बार 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट ने प्रपोज किया था। और आखिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इसको हम आगे देखते हैं। द रिपोर्ट वाज एंटाइटल्ड ओवर द कॉमन फ्यूचर एंड डॉक्यूमेंट कम टू बी नोन एज द ब्रुटलैंड रिपोर्ट आफ्टर द कमीशन चेयरपर्सन ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड। तो लेडी थी जो इस कमीशन को चेयर कर रही थी, उनके नाम पर इस का नाम रखा गया है। नाउ ये जो रिपोर्ट थी ब्रुटलैंड रिपोर्ट, इसने डिफाइन किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो अगर सब व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसकी डेफिनेशन एज इट इज लिख सकते हैं फुल मार्क्स के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट that meets the need of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब वो डेवलपमेंट है जो आपकी प्रेजेंट की सारी नीड्स को फुलफिल करता हो, उसके साथ साथ ही वो कंप्रोमाइज ना करता हो आगे आने वाली जनरेशन की जो भी नीड्स हैं उसको फुलफिल करने में। इस तरह का डेवलपमेंट अगर आप करते हो तो उसे मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता हूँ। इसको और अलग तरीके से अगर मैं बोलना चाहूँ तो ऐसे बोलूँगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द आइडिया दैट ह्यूमन सोसाइटी मस्ट लिव एंड सिक्योर देयर प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो आप इन दोनों में से जो भी डेफिनेशन आपको ईजी लग रही है वो लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एम क्या है? तो ऑब्वियसली एम जो डेफिनेशन होती है वही बेसिकली एम भी होता है कि भैया हमें डेवलपमेंट करना है प्रेजेंट का विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। तो यही इसका एम भी होगा। द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू बैलेंस आर इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड सोशल नीड इन अ वे दैट इट टेक्स केयर ऑफ आर प्रेजेंट करंट नीड्स एंड दैट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, किस किस फील्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है? तो फर्स्ट इज इकोनॉमिकल ग्रोथ। जब आप इकोनॉमिकल ग्रोथ कर रहे हो तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इंक्लूजन, ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। एक एक करके देखते हैं ये होते क्या है। इकोनॉमिकल ग्रोथ, नेशंस दैट कैन अचीव
economical growth are better suited to meet the wants of individual and resolve socio-economical problems such as poverty. देखिए वो सारे नेशन या वो सारे देश या वो सारे राष्ट्र जो इकोनॉमिकली अच्छे हैं, ग्रोथफुल हैं, वो अच्छे से डेवलप कर सकते हैं इंडिविजुअल नीड्स को, रिजॉल्व सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स एंड पॉवर्टी। जैसे एक प्रॉब्लम है पॉवर्टी, इसको अच्छे से वो डील कर सकते हैं वो नेशंस जो सोशली इकोनॉमिकली पावरफुल है। Economical growth can protect the environment by the creation of parks, reserves, and implementation of key environmental protection policies. तो अगर उनके पास पैसा होगा तो वो जो भी रिजर्व्स हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ हैं, जो भी पार्क्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन उनका कर सकते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इम्प्रूविंग बायोडाइवर्सिटी, minimizing waste, using natural resource judiciary, reducing pollution, decrease carbon footprints are ways to protect the environment। ये कुछ तरीके हैं जिससे हम environment को protect कर सकते हैं। Now next is social inclusion। अब social inclusion क्या होता है? Social inclusion is the process of improving the ability, opportunity and dignity of those disadvantages on the basis of their identity। मतलब उन लोगों को सोशली इंक्लूड करना जो समाज से किसी भी तरह से डिस्कार्ड कर दिए गए थे, तो उनका सोशल इंक्लूड करना, उनको इंक्लूड करना, सोसाइटी में उनको इंक्लूड करना, जो बैकवर्ड रह गए हैं या किसी वजह से सोसाइटी में अपना हक नहीं पाए हैं, ऐसे लोगों को इंक्लूड करना, उसे ही मैं बोलूँगा सोशल इंक्लूजन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो भी एनवायरमेंट, जो भी प्रकृति, जो भी नेचर, जो भी हमारे आसपास प्रकृति है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। तो वो क्या चीज़ है और उससे कैसे बचा जाए? तो सोशल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता क्या है? तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज व्हेन द नेचुरल एनवायरमेंट इज कॉम्प्रोमाइज्ड इन एनी वे। अगर किसी भी तरह से आप प्राकृतिक संसाधनों को या प्रकृति को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो उसे मैं कहूँगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। This process of degradation can be natural in origin or it can be accelerated or caused by the human activity। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा सोशल जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो वो मैन मेड ही हो, वो नेचुरल भी हो सकती हैं। Earth's natural resource surroundings have been degrading as a result of excessive exploitation of the available resources such as water, soil, air, flora and fauna। तो जो अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास आसपास हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं। क्यों? एक्सेस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से उनका बहुत ज़्यादा दोहन किया जा रहा है, इसलिए वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन कोज्ड बाय मैनकाइंड। अब क्या क्या वो इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन है जो मैनकाइंड की वजह से हो रहे हैं, मनुष्यता की वजह से हो रहे हैं, मानवता की वजह से हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम कर रहे हैं प्रकृति के साथ वो हो रहा है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन 3 प्रकार का है, एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या है? तो एयर पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल chronic health problems for many people. There are many causes of air pollution such as industries and factories emitted harmful gases, vehicular traffic in urban areas, increased greenhouse gases etc। तो ये होता है एयर पोल्यूशन। Industries releasing their waste into water bodies such as rivers are cause of water pollution. Hazardous waste when dumped cause pollution of groundwater। ये आप वाटर पोल्यूशन के बारे में लिख सकते हैं। वेस्ट इज आल्सो डम्प्ड बाय द इंडस्ट्रीज इन लैंड फिलिंग्स लीडिंग टू इंक्रीज सॉइल पोल्यूशन। अब लैंड फिलिंग क्या होती है? जब जैसे कोई जगह हमको भरनी है, गड्ढा है बहुत बड़ा, वहाँ पर हमको इंडस्ट्री लगानी है या रोड्स बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट होता है उस वेस्ट मटेरियल को वहाँ पर डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि वो वेस्ट मटेरियल वहाँ जल जाता है, उसके आप ऊपर पार्क बना देते हो, ये कर देते हो, पर वो कंटामिनेट होके उसका जो हजार्डियस चीज़ें हैं वो वाटर बॉडीज में चली जाती हैं और उससे सॉइल पोल्यूशन होता है। डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। अब डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन हम सब जानते हैं, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होती है, बट हम उसे लिखेंगे कैसे एग्जाम में? तो उसके लिए कुछ नोट दिए हैं मैंने। Felling of trees due to increased deforestation result in a loss of natural resources as well as a loss of
प्रोटेक्टिव बैरियर ऑफ टॉप सॉइल विच इज अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। अब हो क्या रहा है, जितने ज़्यादा पेड़ कटते जा रहे हैं उससे क्या होता है कि हमारी जो सॉइल होती है, अपर लेयर जो सॉइल की है, वो लूज हो जाती है और बारिश में वो बह के नदियों में चली जाती है और नदियों से बह के वही सॉइल कहाँ चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। तो वो किसी भी तरह से हमारे पास यूजफुल नहीं रहती। तो इसी प्रोसेस को, इस पूरी प्रोसेस को ही सॉइल इरोजन कहा है। इंक्रीज डिफोरेस्टेशन हैज कॉस्ट इंक्रीज इन प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। और जैसे जैसे डिफोरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है, पेड़ कम होते जा रहे हैं, वैसे ही क्लाइमेट चेंज भी बढ़ता जा रहा है और वो भी एक प्रकार की प्रॉब्लम है हमारे लिए। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? देखो, बायोडाइवर्सिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी भी एरिया में कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उन सबसे एक बायोडाइवर्सिटी बनती है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम बनता है, ठीक है। और उसका लॉस होना, अगर पेड़ कटेंगे तो उसमें रहने वाले जानवर, उस पे दूसरे पेड़ पौधे जो उसके ऊपर निर्भर करते हैं, वो सब भी कम होते जाएंगे। इसी को बोलूंगा मैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लिखूंगा कैसे इसको? तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज रिडक्शन in the variety of plants and animals species. The biodiversity of an area can decrease as a result of urbanization, pollution, poaching and expanding agriculture. तो ये कुछ रीजंस मैंने आपको यहाँ पर गिनाए हैं जिसकी वजह से जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। क्या क्या है? अर्बनाइजेशन होना, ठीक है, शहरीकरण जिसे बोलते हैं, पॉल्यूशन, प्रदूषण होना, पॉचिंग मतलब इनलीगली किसी भी लैंड को ऑक्यूपाई कर लेना, पॉचिंग कहलाएगी। एक्सपांडिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए हम क्या करते हैं कि पेड़ों को काट देते हैं और वहाँ पर अपना एग्रीकल्चर फार्म हाउस यूज़ करते थे। उसकी वजह से भी क्या होती है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है। वेस्ट जनरेशन। अब बहुत सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो पुअरली मैनेज्ड वेस्ट सर्व एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिजीज वैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज थ्रू मीथेन जनरेशन। अब वेस्ट तो देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, तो उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से वेस्ट निकलता है, ठीक है। वो अलग अलग तरह के होते हैं वेस्ट वेस्ट भी। तो उनकी वजह से जो ग्राउंड से और एक तरह का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, वो किसके लिए? डिजीज के लिए, ठीक है। डिजीज वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वो क्या जनरेट करते हैं? मीथेन गैस जनरेट कर। आपको पता ही है मीथेन जो है वो CFC में आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एक तरह की गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। Over exploitation of resources. Over exploitation has been defined as a using resources excessively, causing a reduction. Over exploitation has environmental, economical and health consequences. तो किसी भी रिसोर्स का अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करेंगे तो वो एक तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। फॉल्टी माइनिंग प्रैक्टिसेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एज यू ऑल नो, कि पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ हम आज देख रहे हैं वो सारी पृथ्वी से ही प्राप्त हुई है हमारे, ठीक है। चाहे वो मिनरल्स हों, ओर्स हों, गोल्ड हों, सिल्वर हों, मेटल्स हों, सब कुछ हमने माइन किया है पृथ्वी से ही। बट अगर वो माइनिंग ठीक ना हो, फॉल्टी हो, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। सो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? अनरेगुलेटेड माइनिंग रिलीजेस हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल, एयर एंड वाटर. माइनिंग डस्ट डिग्रेड्स द एयर क्वालिटी एंड इज अ कॉज ऑफ सर्व हेल्थ इश्यूज इन माइनर्स। तो जो माइनिंग फॉल्टी माइनिंग प्रैक्टिसेस हैं उनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। नाउ ई वेस्ट जनरेशन। ई वेस्ट जनरेशन क्या होता है? ई वेस्ट होता क्या है? ई वेस्ट जनरेशन क्या है? इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ई वेस्ट इज अ वेस्ट दैट इज जनरेटेड फ्रॉम यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेस विच आर नॉट फिट फॉर देयर ओरिजिनल इंटेंडेड यूज। इस ई वेस्ट हुआ क्या? तो ई वेस्ट की एक अच्छी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो अब फिट नहीं है वो काम करने के लिए जिसके लिए उन्हें बनाया गया था, तो वो सारे अनयूजफुल डिवाइसेस और एप्लीकेशंस जो हाउस होल्ड में हम यूज़ करते हैं वो ई वेस्ट की कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज यूजेस ऑफ मोर गैजेट्स, द ई वेस्ट हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली एंड द नीड टू बी एड्रेस्ड। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही है, तो जो गैजेट्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं उनका यूजेस भी बढ़ रहा है, और उनका यूज़ बढ़ रहा है तो ई वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो इसको एड्रेस करने का, ई वेस्ट मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ 4 R's फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट। अब ई वेस्ट मैनेज करना है हमें, तो मैनेज कैसे होगा? तो मैनेज करने के लिए 4 R's दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका सिंपल डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जो केवल इतना सा अगर आप लिखेंगे इसमें तो चल जाएगा, इससे ज़्यादा
के मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, नहीं 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या क्या करना है आर्ट्स में? सबसे पहला है रिफ्यूज़, कि रिफ्यूज़ करो, यूज़ ही मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि हम रिफ्यूज़ करें चीज़ों को। तो सिंपली रिफ्यूजिंग द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिफ्यूज़ करना है, और वेस्टफुल नॉन रिसाइकेबल प्रोडक्ट्स, यू कैन अल्टीमेटली रिड्यूस द अमाउंट वेस्ट। मतलब जितने भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो केवल एक बार ही यूज़ कर सकते हैं हम, ऐसे सारे प्रोडक्ट को रिफ्यूज़ करना है, हमें यूज़ नहीं करना। तो पहला आर है रिफ्यूज़। सेकेंड इज रिड्यूस। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भैया हमें यूज़ करना ही पड़ रहा है, तो कम से कम कोशिश करें कि रिड्यूस करें, कम से कम यूज़ करने की कोशिश करें उस चीज़ को। तो रिड्यूस द मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन इन्वॉल्व लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ द वेस्ट वी क्रिएट, सच एज रिड्यूसिंग प्लास्टिक कंजप्शन। तो हम अगर प्लास्टिक का कंजप्शन यूज़ कर ले, जैसे मान लीजिए, तो हम रिड्यूस कर रहे हैं जो उससे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको। ठीक है। अगर रिड्यूस भी नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए रीयूज करने की। तो तीसरा है रीयूज इंक्लूड्स यूजिंग प्रोडक्ट्स मोर देन ऑन्स विच हेल्प्स टू सेव मनी, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। ये तीनों चीज़ों को सेव करता है, मनी भी सेव कर रहा है, एनर्जी भी सेव कर रहा है, और आपके रिसोर्सेज को भी सेव कर रहा है। एंड अगर ये यूज भी नहीं हो रहा है तो रिसाइकल करें। रिसाइकल मतलब इन्वॉल्व टर्निंग वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनसे नए प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करें, इसे बोलते हैं रिसाइकल। तो 3 प्रकार के आर हमें यूज़ करने हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट में। कौन से हैं बेटा? वो हैं रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब कंजर्व करना है हमें, बचा के रखना है किन्हें? रिसोर्सेज को। कौन से? नेचुरल रिसोर्सेज को, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं बेटा। ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन, हमें वाटर को कंजर्व करना है, पता ही है, क्योंकि वाटर इज एक ऐसा एलिमेंट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, तो बिना इसके हम लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग वाटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कीप आर सोर्सेज ऑफ एट आर सेफ एंड फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। Conservation practices such as rainwater harvesting and wastewater treatment are used to conserve water. Land conservation. Land is an important as it is preserving farms and forests, preventing soil erosion and improving soil quality helps in conserving of land. Another way to conserve land is using scientific land fillings that treat the waste while it is deposited. Now, air conservation. A number of actions can be taken to reduce air pollution, reducing vehicular emission by promoting use of cleaner vehicles, use of green fuels, and encouragement to use public transport, reducing ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं, एयर को कंजर्व कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी कंजर्वेशन भी ज़रूरी है। टर्निंग ऑफ लाइट्स, air conditions, and other gadgets and applications when they are not in use. Using energy efficient light bulbs. Applications are always in which everybody can contribute towards conservation of energy. Another energy conservation method is to carpool with fellow passengers and friends. Carpool आप सब जानते ही हैं, carpooling क्या होती है, कि अगर आप एक ही जगह जा रहे हैं और 3 कार लेके जा रहे हैं, इससे बढ़िया है कि आप कार शेयर कर लें, ताकि फ्यूल की भी बचत होगी और इकोनॉमिकल फायदा भी होगा। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट बाय द यूएनजीए। तो यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली ने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं इन ब्रीफ, क्योंकि हम क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेट द Sustainable Development Goal SDGs in the year of 2015 with the objective to define a set of universal goals that meets the urgent environmental, political, and economical challenges facing our world. They are including an UN resolution called the 2030 Agenda. They are included in a UN resolution called the 2030 Agenda. They are also known as the Global Goals. तो ये गोल्स कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो ग्लोबल गोल्स आर, फर्स्ट इज, पहला गोल है एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। पॉवर्टी को खत्म करना है। गोल सेकंड, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। थर्ड, इंश्योर हेल्थी लाइफ एंड प्रमोट वेल-बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। गोल 4,
Achieving gender equality and empower all women and girls. Goal 5th, reduce inequality within and among all countries. Goal 6, ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. Goal 7, ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. Goal 8, take urgent action to combat climate change and its impacts. नाउ मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ग्रीन इकोनॉमी होती क्या है? अ ग्रीन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज अ लो कार्बन, रिसोर्स एफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव। ये आप एक छोटी सी डेफिनेशन है, बट सब कुछ इंक्लूड इसमें हो जाता है, ठीक है। आपको लो कार्बन इमिशन करना है, रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज करना है और सोशली इंक्लूसिव रहना है। तो अगर ये करते हो आप, तो वो आप ग्रीन इकोनॉमी को अचीव करेंगे। द ग्रीन इकोनॉमी प्रोवाइड्स अ माइक्रो इकोनॉमिकल अप्रोच टू सस्टेनेबल इकोनॉमिकल ग्रोथ विद अ सर्टेन फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स। ये चीज़ें भी आप ग्रीन इकोनॉमी में लिख सकते हैं। नाउ अ ग्रीन इकोनॉमी रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड well-being of the people and social equality, while at the same time reducing in environmental risk and ecological scarcities. A green economy works towards decreasing environmental pollution, taking measures to protect the environment. तो ये कुछ फायदे हैं ग्रीन इकोनॉमी के, ये भी आप एज इट इज याद कर सकते हैं लिखने के लिए। चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले लेते हैं। Blank is caused when natural or man-made disturbance disturbs the natural balance of an ecosystem. तो जो नेचुरल बैलेंस अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसे मैं क्या कहूँगा? फिजिकल स्ट्रेन, न्यूट्रल डिजास्टर, पोल्यूशन और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो आप आंसर लगा ही चुके होंगे, इसका सही आंसर है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो जो नेचुरल या मैनमेड द्वारा डिस्टर्ब किया जाता है एनवायरनमेंट को, उसको मैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहूँगा। सेकंड क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? तो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है या सोशल इंक्लूजन है? तो इसका आंसर है तीनों है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इमीडिएट प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऑल ऑफ द अबाउ, सभी हैं, ठीक है, तीनों ही चीजें इसमें इंक्लूड है। ऑलमोस्ट ब्लैंक ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर, कितने परसेंट वाटर है भैया? तो इसका सही आंसर है 70% वाटर है अर्थ के ऊपर। अ ग्रीन इकोनॉमी इज वन इन विच इज लो कार्बन, सोशली इंक्लूसिव और बोथ ए एंड बी, नेदर ए और नेदर बी। तो अभी हमने पढ़ा है कि दोनों चीजें हैं, लो कार्बन भी होना चाहिए, सोशली इंक्लूसिव भी होनी चाहिए, उसे मैं कहूँगा ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब to Shruti Tech for more information. Thank you.